अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद उमा एंड अब्दुल्ला। सुबह बखैर अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक अच्छा हूँ। आपको पता है ज़रा 2 दिन की ब्रेक के बाद ज़रा आते हैं तो तरोताज़ा भी होके आते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ज़रा रूटीन भी तब्दील हुआ हुआ होता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर आपको हफ्ते में एक भी छुट्टी मिल रही हो ना और आप रोज़ाना बहुत जल्दी सोने वाले हों तो आपका दिल करता है, इसकी कोई वजह नहीं है कि हो आपके पास, आपका दिल करता है कि आप उस दिन रात देर से सोएं और देर से फिर सुबह जस्ट बिकॉज यू नो कि आपने छुट्टी है, उस तरह जागना नहीं होगा। अच्छा, लेकिन खैर एनीवे आज सुबह आए और आपको पता है कि वीकेंड से जब हम वापस आते हैं तो सारे वी आर ऑल एक्सचेंजिंग नोट्स के क्या किया क्या देखा। तो अब्दुल्ला को बड़ा ही एतराज़ है ऑफ समथिंग दैट ही विटनेस्ड ऑन द वीकेंड, और मेरे पास एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है उस पर। अब्दुल्ला पहले आप जरा बताएं। अच्छा जी, पहले मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन देना भी जरूरी है ना कि मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से 30 अफराद इंतकाल कर गए हैं। नंबर कंसिडरेबल कम हो गया है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऑलमोस्ट को 907 केसेस अभी भी रिपोर्ट हुए हैं और कोरोना केसेस की जो मुस्बत होने की शरह है वो 2.5% रह गई है। अब ये फैक्ट्स एंड फिगर्स तो अच्छे हैं, हौसला अफजा हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इससे बहुत बुरी सूरत हाल थी और उसके बाद लॉकडाउन और सारा सिलसिला हमने देखा। लेकिन एक तरफ हमने ये आदात शुमार देखे और दूसरी तरफ कल मैंने अपनी आंखों से सड़कों पर और पर्टिकुलरली कराची में साहिल समुंदर पर हम क्या उसे कहते हैं, तिल धरने की जगह नहीं थी, कंधे से कंधा टकरा रहा था। ये हाँ टर्टल बीच है और इसी तरह की सूरत हाल क्लिफ्टन के साहिल समुंदर सी व्यू पर भी थी कि मीलों लंबी कतार थी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की और पिकअप्स और वैन्स की। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जनाब तफरीह के मौके हमारे पास आवाम के लिए कम हैं और बड़े दिन बाद अगर आवाम को मौका मिल रहा है तो वो जोक तर जोक शिरकत कर रहे हैं, इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कल से स्कूल यानी आज से स्कूल भी खुल रहे हैं तो लोगों ने कहा कि चलें बच्चों को लेकर चले जाएं। अच्छा, लेकिन यहाँ जो पानी की वेव्स तो मुझे नजर आ रही है, मुझे खुदा ना खास्ता कोरोना की चौथी वेव भी बनती हुई नजर आ रही है। अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, लेकिन एटलीस्ट दिस पॉइंट्स आउट टू अनदर प्रॉब्लम दैट वी हैव। ये तो एक प्रॉब्लम है जो कि ऑफ कोर्स आजकल इतना रश कहीं भी देखो तो इंसान खौफजदा हो जाता है, बट इट ऑल्सो पॉइंट्स आउट टू द डायरेक्शन के चले पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, कराची की पर्टिकुलरली आम इंसान आम आदमी अपनी फैमिली को लेके किधर जाए? नो सीरियसली, ये बड़ा एक वैलिड, एक जायज़ और जस्टिफाइड सवाल है कि आप अपने बच्चों को अपनी फैमिली को लेके, इतवार के दिन हम छुट्टी की बात कर रहे हैं, कुछ करना होता है आपको अपनी फैमिली के साथ छुट्टी, आप किधर जा सकते हैं? पार्क्स, नो पार्क्स हेयर, लिटरली रेस्टोरेंट्स भी, वो जो ढाबे शाबे जो साइड रोड साइड होते हैं मे बी दैट, लेकिन वो कोई आपकी एक्सकर्शन में काउंट नहीं होता। सी साइड इज़ द ओनली प्लेस जहाँ लोग जा सकते हैं। आपको पता है कि अभी एक क्लब जिसकी बात हो रही थी, बहुत तजावज़ात गिराई जा रही हैं कराची के इर्द गिर्द, इलीगल जो बनी हुई चीज़ें, उसमें एक बहुत बड़ा क्लब पवेलियन एंड क्लब जो बहुत सालों से लोग वहाँ जा रहे थे, वन ऑफ द फ्यू क्लब्स जो कि इतना नॉमिनल फीस थी जिसकी कि मिडिल क्लास लोग जो हैं वो उसको ज्वाइन कर सकते थे, वो भी गिरा दिया है। अब ये जो समुंदर आप अभी देख रहे हैं ना जितना भरा हुआ है, आप इंशाल्लाह इससे ज़्यादा भरा हुआ देखेंगे, बिकॉज लिटरली देयर आर नो प्लेसेस, देयर एक्चुअली नो प्लेसेस। आप पर्टिकुलरली कराची की बात करें तो तफरीह गाह वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो लिटरली ना होने के बराबर है और समुंदर एक वाहिद जगह बचती है। लेकिन अब इसको मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैनेज किया जाना चाहिए था। एक तो जाहिर है जब इतने ज़्यादा लोग होते हैं तो मैनेज नहीं हो सकता, रश पड़ जाता है, SOPs का तो आप सवाल ही ना पैदा नहीं होता ना। लेकिन अब्दुल्ला क्या हो सकता है, अगर एवेन्यू ज्यादा हो तो लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ना, डिवाइड हो जाए, तो लिहाजा इतना जो एक रश रौला आपको एक जगह पे नजर आ रहा है वो किसी एक जगह पे ना हो, वो स्प्रेड आउट हुआ हो। लेकिन ऑफ कोर्स हमारे पास ऐसी कोई जगह ही नहीं है, तो ये खुद ही एहतियात कर लें। जब आपको पता है कि इतना ज़्यादा रश है एक जगह पर तो आप वहाँ से खुद जाने से इज्तनाब करें, क्योंकि जाहिर है कि इट इज़ नॉट सेफ। और हमने देख लिया है पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव इतनी ख़तरनाक थी, तो वी डू नॉट वांट, और हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का भी वो लेवल नहीं है कि हम जनाब तसल्ली से बैठ जाएं कि अगर हम मिल भी लेंगे खुली जगह पे तो कुछ नहीं होगा। ओके अच्छा, PSL की सबसे अच्छी बात ये होती है कि कोई ना कोई ऐसा लड़का निकल आता है, टैलेंट तो माशाल्लाह हमारे यहाँ भरपूर है, जिस पे फिर सारी नजरें मरकूज हो जाती हैं। इस बार धानी है ना? धानी तो लड़काना का ये लड़का है जनाब, सुपर टैलेंटेड भी है, बॉलिंग में नंबर 1 जा रहा है PSL में। अ लॉट ऑफ बेस्ट विशेस एंड प्रेयर्स फॉर हिज फ्यूचर एवेन्यूज एंड करियर एज वेल। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे में होता ये है कि आप कभी कभी ओवरवेल्म भी हो जाते हैं। अच्छा, ही इज आल्सो, दहानी की बात हो रही है, ही इज आल्सो वेरी एंडियरिंग।
मतलब एक बड़ी ही इन्फेक्शियस स्माइल जिसको कहते हैं ना, कि जब वो स्माइल करते हैं तो दिल चाहता है कि आप भी खुश हो, बाउंसर मार रहे हैं और कहकहा रहे हैं। मतलब ही इज अ वेरी प्लेजेंट पर्सन टू एक्चुअली वॉच प्ले, एंड ऑफ कोर्स द प्ले इज सुपर। सो आई होप कि आगे इंशाल्लाह इनको पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा बनना है तो इन पे जरा मेहनत की जाए, इन पे काम किया जाए, इनको और ग्रूम किया जाए, और ना सिर्फ खेल में ग्रूम किया जाए, अदरवाइज भी इन तमाम नौजवानों को ग्रूम करने की जरूरत होती है। तो सर्टनली PSL का एक फायदा, वो जो एसेट्स, वो जो हीरे हमें मिल जाते हैं ना, जिन्हें फिर तराश कर हम पाकिस्तानी टीम में शामिल कर सकते हैं, तो ये तो एक जबरदस्त एडवांटेज है। बाय द वे ही इज अ पार्ट ऑफ द नेक्स्ट टूर, नेक्स्ट स्क्वाड का ये हिस्सा है, बट एनीवे वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। जरा ये जो हमारी अच्छा, मैं समझ रहा था कि आप लाहौर के बाहर होने पे जरा अफसोस का इजहार भी करेंगी, लेकिन आपने नहीं किया। इस्लामाबाद अंदर ही है ना, बस चल रहे हैं। देखिए, मैंने पहले अपनी टीम्स पिक कर ली होती है, लिहाजा मुझे वैसे ही ज्यादा डिप्रेस होने का शौक नहीं है, आपको पता है, मैं वेरी हैप्पी पर्सन। लाहौर वाले तो दुखी देते हैं। मतलब एक टीम अगर नहीं हुई तो किसी और को पकड़ना, इसमें कोई इतना परेशान होने की बात नहीं है। आगे बढ़े, और जनाब वैक्सीनेशन वाले जो लगवाना चाह रहे हैं लोग, उन्हें शदीद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। एक तो वैसे ही वैक्सीनेशन जो है उनका फुकतान है, ऑल्दो आज से कहा जा रहा है कि जो अमल है दोबारा जो रुका हुआ था वो शुरू कर दिया जाएगा। पर्टिकुलरली वो तमाम लोग जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, मजदूरी करते हैं सऊदी अरेबिया में और UAE और दीगर ऐसे ममालिक में जहाँ पे उन्हें एस्ट्राजेनेका की वैक्सीनेशन दरकार है, उनके लिए तो बहुत ही मसले थे। ट्रू, लेकिन फिर हुआ वही जिसका खदशा था। हुकूमत की बार बार तरदीद के बावजूद बिल आखिर मुल्क भर में वैक्सीन की किल्लत का मसला जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद समेत वैक्सीन सेंटर आने वाले दीगर शहरियों को भी मायूस लौटना पड़ा। वैक्सीन की किल्लत के बायस कल मुल्क भर में अक्सर वैक्सीनेशन सेंटर्स जो थे वो बंद रहे हैं, और वैक्सीनेशन के अमल में सुस्त रवि पर अपोजिशन हुकूमत को मुसलसल आड़े हाथों ले रही है। पिछले हफ्ते सरबराह NCOC असद उमर ने सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन लगाए जाने का दावा किया था, लेकिन आज हालात ये हैं कि शहरियों को वैक्सीन की फराहमी में वफाकी और सूबाई हुकूमतें नाकाम नजर आ रही हैं। कोरोना पर काबू पाना है तो वैक्सीनेशन प्लानिंग के फुकदान पर भी काबू पाना होगा, और ऑफ कोर्स वैसे जब लगती हैं तो धड़ाधड़ एकदम से लगना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन जब खत्म होती हैं, रुकती हैं, तो देन देयर इज अ बिग लैग। अभी भी आपको पता है कि कराची एक्सपो सेंटर और लाहौर और मुख्तलिफ मकामात पे जो बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, लंबी कतारें वहाँ पर लगी हुई हैं, आवाम की रश है, और वी जस्ट कैन होप कि ये सिलसिला, ये जो गैप आया है, जो बीच में क्या उसे कहते हैं, लाल आ गया है, इसको ओवरकम कर लिया जाए और लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि हमारी यहाँ वैसे ही जिन्होंने लगवा ली शुरू में तो लगवा ली, अब जिन्होंने नहीं लगवाई अभी भी बड़ा कन्विंस कर उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर तक लाना पड़ रहा है। अब तो लोग बिल्कुल जरा इस बात पे माइल हो रहे हैं कि बहुत जरूरी है, विच इज ग्रेट, लेकिन जब माइल हो रहे हैं और पहुंच जाएं और आगे चीज ना हो तो फिर वो दोबारा एफर्ट करना ऐसे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो लेट्स मेक श्योर कि वैक्सीनेशन खत्म ना हो। और इसी पे बात कर लेते हैं, शुरू हो रहा है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या वजूहात हैं, अब क्या प्लान है। डॉक्टर साहिबा, कुछ दिन पहले आपसे बात हुई थी, आपने बताया था कि वैक्सीन शॉर्ट होने का कोई मसला नहीं है, पहुंच रही नहीं है, अपेरेंटली सेंटर्स पर सब ओके, लेकिन अब तो साफ नजर आ गया है कि मसला है। ये एक दो दिन की बात नहीं थी कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पे वैक्सीन स्टोरेज से नहीं पहुंच सकी, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीनेशन की दूसरी डोज तक दस्तयाब नहीं है। हैव यू इंक्वायर्ड अबाउट इट? क्या वजह बनी, क्या सूरत हाल है इस वक्त? ये देखें, जिस वक्त मेरी आपसे बात हुई थी पिछली दफ़ा, उस वक्त हमारे पास 3 दिन की डोजेस जो है वो रिजर्व में मौजूद थी, पर चूंकि जैसे आपके इल्म में है कि वॉक इन वैक्सीनेशन जो है वो पूरे मुल्क में खोल दी गई थी। जब वॉक इन वैक्सीनेशन होती है तो आपको नहीं पता चलता कि कितने लोग जो हैं वो उस दिन आ जाएंगे, तो वो हमारे तवक्को से ज़्यादा लोग जो हैं वो वॉक इन वैक्सीनेशन के थ्रू आ गए थे, जिसकी वजह से ज़्यादा वैक्सीन इस्तेमाल होने की वजह से हमारे कैलकुलेशन से ज़्यादा वैक्सीन इस्तेमाल हो गई थी, जिसकी वजह से ये वक्ती तौर पे एक इशू आया है। हमारी वैक्सीन्स जो थी वो पाइपलाइन में थी। 22 जून को जो है वो मजीद 25 लाख डोजेस जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगी, और उसके बाद उसके आने वाले दिनों में जो है वो हमारे पास मजीद 20 से 30 लाख डोजेस जो हैं वो पहुंचेंगी, और उसके अलावा पाक पैक की भी 4 लाख डोजेस जो हैं वो अवेलेबल होंगी। और ये डाटा जो है
ये डॉक्टर फैसल सुल्तान ने अपने ट्विटर पे भी शेयर किया है। तो मैं समझती हूँ कि ये वक्ती तौर पे थोड़ा सा शॉर्टेज ज़रूर आई, इसलिए कि हमारी वॉक इन वैक्सीनेशन की वजह से ज़्यादा लोग जो हैं, जो हमारे पास जिनका तवक्को नहीं थी, उससे ज़्यादा लोग आ गए थे। मगर घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, वैक्सीन्स पाकिस्तान पहुँच रही हैं और इंशाअल्लाह ताला जो हमारा टारगेट है कि हमने 2021 के आखिर तक 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगानी है, वो इंशाअल्लाह ताला पूरा होगा। नौशीन साहबा, वैक्सीनेशन की कमी की बात हो तो हुकूमत फ़ौरन कह देती है कि जी इतने लाख वैक्सीन ऑर्डर कर दी है, अगले हफ्ते ये मिल जाएगी, फिर वो ऑब्वियसली आ भी जाती है। लेकिन आज तक ये नहीं बताया गया कि जो ख़रीदा जा रहा है, जो वैक्सीनेशन ख़रीदी जा रही है, वो किस रेट पर ली जा रही है। पाकिस्तानी अवाम का पैसा है, ऑब्वियसली आपको पता है कि पाकिस्तानी बड़े इंटरेस्टेड होते हैं टू फाइंड आउट कि जी ये किस तरह हो रहा है काम। तो आपके पास कुछ नंबर्स हैं कुछ शेयर करने के लिए? जी बिल्कुल, ये टैक्स पेयर का पैसा है और अभी मौजूदा बजट में भी ये जो हमारा बजट अभी अनाउंस हुआ है, इसमें 1.1 अरब रुपया जो है, डॉलर जो है, वो हुकूमत ने मुख्तस किए हैं वैक्सीन की परचेज के, और कोई शक नहीं कि ये टैक्स पेयर का पैसा है। पर यहाँ मैं आपको बता दूं कि जितनी डील्स गवर्नमेंट कर रही है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स हैं। अगर चाइना से हम ले रहे हैं तो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट परचेज कर रहे हैं, इसमें मिडिल मैन का कोई रोल नहीं है। इसलिए ये वैक्सीन्स जो हैं, ये बिल्कुल उसी रेट के ऊपर है जो वो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है। इसमें किसी किस्म का कोई कमीशन, कोई मिडिल मैन जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, और बिल्कुल हमारी आवाम का जो टैक्स पेयर का पैसा है, उसको हुकूमत बहुत सोच समझ के और बहुत दर्दमंदी के साथ इस्तेमाल कर रही है। और बिल्कुल इसमें किसी किस्म के, अगर किसी को ये अवाम है कि कोई कमीशन या कोई ओवर प्राइसिंग है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हुकूमत की तमाम परचेजेस जो हैं वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स हो रही हैं। प्रॉब्ली ये नंबर्स तो बाद में आएंगे, बट वो कह रही हैं कि जनाब बड़ी दानिशमंदी के साथ ये पैसा इस्तेमाल हो रहा है। होपफुली डॉक्टर साहबा, एक और बड़ा अहम मसला ये भी सामने आ रहा है कि एक ब्रांड की वैक्सीन के लिए दूसरे ब्रांड के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, एज इन लक कोई और रही है, सर्टिफिकेट कोई और मिल रहे हैं। तो इस तरह तो आखिर में डेटा जो है वो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इस मसले के हल के लिए कोई आपने तदारुक सोचा है कि कैसे किया जाएगा इसका हल? बिल्कुल, ये इशू हमें आ रहा है कि जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, उन लोगों को भी पार्शियल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जब डालते हैं हम सिस्टम में, तो वो निकलता है और उसमें कई दफ़ा जो है वो वैक्सीन की डोज भी गलत लिखी होती है। साइनोफार्म लगवाने वालों को साइनोवैक और साइनोवैक वालों को साइनोफार्म का सर्टिफिकेट मिल रहा है, मगर लोग उसको नोट कर रहे हैं और वो अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर करा रहे हैं, और उसका मैकेनिज्म भी डिवाइस किया जा रहा है। एक्चुअली चूँकि एकदम से बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था, बहुत ज़्यादा लोग, और जो कि मैं समझती हूँ बड़ी खुशआइन बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन के लिए आ रहे हैं, तो उसकी वजह से डेटा अपलोड होने में थोड़ी सी ताख़ीर हुई है और उसमें थोड़े से इश्यूज आए हैं, मगर उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। जो नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा, वो इन तमाम खामियों को करीब से देख रहा है और इनको फौरी तौर पे एड्रेस कर रहा है। इंशाल्लाह ताला ये तमाम शिकायत आने वाले 2-4 दिनों में रिजॉल्व हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपके डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत से मुल्क जो हैं वो बहुत सी वैक्सीनेशन नहीं ले रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और उसके बाद आपके पर्चे पे अगर आपके सर्टिफिकेट पे नाम भी गलत लिखा हो, दैट्स रॉन्ग। और फिर अपने लिए भी, अपने डेटा के लिए भी एट द एंड ऑफ द डे हुकूमत ने अपना डेटा भी तो एक बनाया हुआ है, डेटाबेस पूरा, तो उसमें भी तो सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, किसको क्या लगा, कितना लगा। अभी आगे बढ़ेंगे और सिंध की सूरत हाल पर बात करेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुमरो साहब। कासिम साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कासिम साहब, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन लगना बंद हो गई है क्योंकि वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है, हत्ता कि दूसरी डोजेज़ वालों को भी वापस लौटाना पड़ रहा है। तो सिंध हुकूमत तो अपनी प्लानिंग पर बड़ा फ़ख्र करती है और बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह भी वज़ीर आला के आवेज़ा हैं और वज़ीर सेहत सिंध साहिबा के। तो क्या हुआ इस मरतबा कि ये मुश्किल पेश आ रही है लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध गवर्नमेंट की प्लानिंग तो बिल्कुल ठीक है, और अब चूँकि हम बहुत सारी चीज़ों में हम उस कंट्रोवर्सीज़ में नहीं जाना चाहते, लेकिन वैक्सीन की फरामी की इस वक्त जिम्मेदारी जो है वो वफाकी हुकूमत के पास है, और वफाक में NDMA के पास ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो वैक्सीन ख़रीदते हैं और NCOC के प्लेटफॉर्म से वो हमारे जो एज पर द पॉपुलेशन शेयर वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमें एक बताया गया था, हमारी NCOC के प्लेटफॉर्म पर ये एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये
एनसीसी के प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पर हमें ये कहा गया कि आपको वैक्सीन की फिक्र ना करें, आपको वैक्सीन पूरी तादाद में मिलेगी, आप जो है इनैकुलेशन का बंदोबस्त करें कि आप मैक्सिमम जो है वो लेवल पर जाएं। हमने उस पे 3 महीने के लिए 18 मिलियन का टारगेट रखा, पर 200,000 2 लाख डोजेज पर डे एडमिनिस्टर करने का, और हम अभी 1,10,000 पे ही पहुंचे हैं तो वैक्सीन शॉर्ट हो गई। तो ये प्रॉब्लम जो है वो वैक्सीन की फराहमी की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है, और हम समझते हैं कि, और हमें ये इंश्योर किया गया है कि इंशाल्लाह 2-3 दिनों में ये सप्लाई जो है वो बेटर हो जाएगी, तो फिर हम दोबारा से अपने पेस पे जो है वो, बल्कि अभी तो हमें और ज़्यादा पेस की ज़रूरत है ताकि हम अपने टारगेट को अचीव करें। देखिए, आपने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि अगर वैक्सीन आपके पास कुछ डोजेज आने थे और फिर वो शॉर्ट हो गई, तो वो शॉर्ट कैसे होगी, मतलब वो किधर गई या आई नहीं थी? तो ये लोग ज़्यादा आ गए लगवाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली वैक्सीन जो है वो तो शॉर्ट है, दूसरी डोज वाले भी ख्वार हो रहे हैं, तो एक ये बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। और हम पहले भी फेडरल गवर्नमेंट की हद तक भी डेटा की बात करें तो डेटा भी सही होना बहुत ज़रूरी है। साइनोफार्म वालों को साइनोवैक के सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं एंड वाइस वर्सा, तो ये मैनेज क्यों नहीं हो रही है चीज़, ये ज़रूर समझा दें। देखो, सर्टिफिकेट असल में मैं आपको बताऊं, सर्टिफिकेट वो होगा कि जब आप नादरा से जो है वो प्रॉपरली आपको, जब आप 100 रुपीज़ की फी पे करेंगे और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो एक्चुअल सर्टिफिकेट है। ये तो हम इस वक्त हम याद दिलाने के लिए जो है वो आपको एक कार्ड बना के देते हैं कि ये आप कार्ड लेके जाएं अपने साथ, ताकि आप दोबारा सेकंड डोज के लिए आ सकें। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आप याद होगा कि हम साइनोफार्म एक वक्त जब हमारे पास सप्लाई नहीं आ रही थी तो हमने फर्स्ट डोज लगाना बंद कर दिया था, हमने उसको स्पेयर रखा था सेकंड डोज के लिए। फिर हमें कहा गया कि जी हम सप्लाईज देंगे, आप बेशक उसको फर्स्ट डोज के लिए यूज़ करें। तो हमने दोबारा शुरू की, तो अब ज़ाहिर है वो वैक्सीन पीछे से शॉर्ट है, तो हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए ये हमारी जो है वो परेशानी हमारे एंड पर ये है कि हमें सप्लाई बेटर होगी तो हम एडमिनिस्टर करना भी शुरू कर देंगे। एंड रेस्ट श्योर कि हम बाकी अगर कोई किसी किस्म की सर्टिफिकेट में या कोई प्रॉब्लम हुई है तो विल डेफिनेटली रेक्टिफाई और उसको करेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा कासिम साहब, रेक्टिफाई तो अभी कर लें, वो जो कार्ड भी दिए जा रहे हैं, फॉरगेट द सर्टिफिकेट, उस कार्ड में भी गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि और जो तमाम लोगों से भी हम दरखास्त करेंगे कि वो कार्ड साथ लेकर जाया करें ताकि आगे से भी डेटा डालने में कोई गलती ना हो। बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं होते, अब वो इतना कह के वैक्सीनेशन कराएं, वो मान गए करवाने के लिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो उसको सही दो, कल को उसको पता तो हो कि उसने क्या लगवाया। अच्छा कासिम साहब, प्लीज टेल अस कि जाहिर है कि हम बहुत सारी जिम्मेदारी वफाक पर डालती है सिंध हुकूमत, जहाँ तक वैक्सीनेशन का मामला है, आपने अभी कहा कि उन्हीं की जिम्मेदारी है, लेकिन क्या है, आप हमें ज़रा बताएं, क्या ख़रीद नहीं सकता सूबा अपने तई ये वैक्सीनेशन, या ख़रीद सकता है, या आप लोगों ने इस सिलसिले में बात की और आगे प्रोग्रेस नहीं हो सकी, या आपने ख़रीद ली है और आ जाएगी? आप हमें बता सकते हैं सारा कुछ? ये वैक्सीन की फराहमी हमने पहले दिन से हम कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन की इजाज़त दें, और ताकि हम जितना भी मतलब हमारे गवर्नमेंट के पास जितना भी सूबाई हुकूमत के पास पैसा है, हम वैक्सीन जो है वो ख़रीद सकते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि नंबर एक हमें ना प्राइस बताई जाती है, नंबर एक पहले सर्टिफिकेट के इशू थे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट दुनिया में वैक्सीन जो है वो सेल होती है। अब हमें किसी किस्म का वो जो तावन है वो नहीं है। फिर हमने ये भी रिक्वेस्ट की कि हम आपको पैसा दे देते हैं, हमारे लिए वैक्सीन खरीद लें। उसमें भी कोई जो है वो पेशरफ नहीं है। प्राइस आप हमें बताते नहीं हैं, हमें क्या पता है कि आपने हम निगोशिएट करके ज़्यादा महंगी खरीद लें तो अगेन एक मसला हो जाएगा। तो वो प्राइस न बताने की वजह हमें ये बताएगी कि सिंस इट इज़ बिटवीन टू गवर्नमेंट्स, तो हम उसमें आपको वो एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट होता है, तो उसको हम प्राइस जो है वो आपको डिक्लेयर नहीं कर सकते। ओके, गुड, फाइन, तो हमारे लिए ख़रीद कर लें, हम अपने सोर्सेज से जितने आपको पैसे देते हैं आप हमारे लिए ख़रीद कर लें। तो सो फार देयर इज़ नो सच डिसीजन एट एनी लेवल, और ना ही जो है वो आप हमें नेगोशिएट करके दें कि प्राइसेस क्या हैं, तो हम अपने हिस्से का पैसा खर्च करके वैक्सीन खरीद लें। सो इस वक्त तो जिम्मेदारी सारी वफाकी हुकूमत के पास है।
इस वक्त तो सारी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत के पास है और होपफुली ये मसला जो है हल हो जाए, लेकिन अभी भी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो ये है कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अवाम की बड़ी तादाद, कराची की अगर बात करें तो एक्सपो सेंटर के बाहर तवील कतारें लगाए खड़ी हैं और आखिरी इन्फॉर्मेशन अब तक ये पहुंची थी कि ताहाल दरवाजे बंद थे एक्सपो सेंटर के और ज़ाहिर है वैक्सीनेशन करने वाले अमले की जानिब से भी कोई जवाब वहाँ पर नहीं दिया जा रहा था कि तो आज क्या बनेगा। ऑलरेडी फिर बता दें लोगों को, बल्कि मतलब अनाउंस कर दें कि जनाब एक हफ्ते का गैप है, इन्फॉर्मेशन मिल जाए ना तो हम भी इधर अनाउंस कर दें कि आज या कल में ना जाएं और परसों तरसों से जाना स्टार्ट करें। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आना बहुत जरूरी है, बेचारे लोग ख्वार हो रहे हैं भाई। पता है ये ज्यादा बुरी बात है और ये गैर अखलाकी भी है। दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस के लोग वहां पहुंच रहे हैं और वहां पे मिल नहीं रही है। भाई आप प्रॉपर्ली अनाउंस करें कि 4 दिन ना आए। एंड कैन वी आल्सो रिमाइंड यू कि कितनी मुश्किलों से लोगों को कन्विंस किया गया है कि आप आके ये वैक्सीन लगवाएं। अब जो इतनी मुश्किलों से ऑलरेडी कन्विंस हो रहा है वो एक दिन जाएगा और नहीं लगेगी, वो दूसरे दिन नहीं जाएगा। मतलब है कि लोगों का टाइम कीमती नहीं है, लोग दूसरे शहरों से भी बाज दफा ट्रैवल करके आ गए। ये रेक्टिफाई कर लें, बता दिया करें तो ये इंफॉर्मेशन आप प्रॉपर्ली अनाउंसमेंट करें। आपसे नहीं मैनेज हो रहा, आप एक हफ्ते की छुट्टी ले लें। आप एक हफ्ते की छुट्टी लें, उसके बाद कहें कि जी एक हफ्ते बाद आएं जब हमारे पास स्टॉक पूरा हो जाएगा, हमारे तमाम इंतजामात मुकम्मल होंगे। लेकिन यूं लोगों को खार ना करें खड़ा कर कर गर्मी में। छुट्टी लोग लेते हैं जी, वैक्सीन लगाने जाती है, लगानी पड़ती है एंड एवरीथिंग। किसी की तबीयत खराब हो जाती है, के स्टाफ को छुट्टियां दे रहे हैं कि आप जाके लगवाएं और फिर आगे से चीज ना मिले। दैट्स रॉन्ग। टेस्ट क्रिकेटर स्पीच से शोएब अख्तर इस बिदास। शोएब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बताइएगा शोएब के पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल मरहला सर्टनली शुरू होने वाला है। आज जनाब पेशावर और कराची का नॉकआउट मैच है। आपको किस टीम के ज्यादा चांसेस नजर आते हैं या फिर आपकी जुबान में कौन टीम ज्यादा तगड़ी नजर आ रही है आपको? पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूं कि कराची बड़ी लकीली ऊपर आई है और वो इतना डिजर्विंग शायद नहीं लगते थे जितना लोग कहते हैं कि वो शायद मर के ऊपर पहुंचे। बट अगेन दिस अ गेम ऑफ क्रिकेट। आई थिंक कि कराची लुक्स टू बी अ वेरी गुड टीम। अगेन जो रूथलेस टीम जो नज़र आ रही है, जो रूथलेसली खेलना चाहती है और जीतना चाहती है, वो ज़ल्मी है। इट बी इंटरेस्टिंग टू सी दैट कि पेशावर ज़ल्मी कैसे पछाड़ती कराची किंग्स को। बट अगेन कराची कैसे कम बैक करती है, देन येट टू सी दैट। बट माई वोट इज टुवर्ड्स ज़ल्मी। चलें, ये तो आपने बता दिया शोएब, लेकिन ये भी बताएं कि इस्लामाबाद की ज़रा कुछ तारीफ़ें करते हैं आप। अब्दुल्ला इज़ टू क्यूरियस टू नो कि क्या है बात इस्लामाबाद यूनाइटेड में कि एक बार फिर इस टूर्नामेंट की मजबूत तरीन टीम बनकर उभर रही है। और इस टीम में वैसे हमारा तो ये सवाल नहीं है, लेकिन लॉट ऑफ पीपल आस्क के ख़ास बात क्या है, दूसरी टीमों से अलग बात क्या है इस टीम की, क्योंकि हर बार इतना ऊपर It's not easy to stay at the top. But it does, it just comes up, मतलब नीचे तो कभी जाती ही नहीं है। तो प्लीज टेल अस। देखें, पहली बात है इस्लामाबाद की जो खासियत है कि जब बड़ा जल्दी सीखते हैं, लर्न करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी चीज़ों को। कप्तानी बुरी की, शदाब ने उसकी कप्तानी बेहतर होना शुरू होगी। अब अगेन आप ये देखें कि उनके सारे प्लेयर्स चिप इन करते हैं। कोई ऐसा प्लेयर नहीं आपने देखा होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो चिप इन नहीं करता। हर बंदे ने परफॉर्मेंस दी हुई है, हर बंदा चिप इन करके मेक श्योर करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके टीम को आगे लेके जाता है। समहाउ लाहौर कलंदर की तरह ये नहीं करते कि वो ड्रॉप अपना एक मिडिल ऑर्डर क्लैप्स करता है तो सारे क्लैप्स होना शुरू होते हैं। भाई दे हैव एटलीस्ट 11 मैच विनर्स इन इस्लामाबाद यूनाइटेड, प्लस दे हैव वेरी स्मार्ट मैनेजमेंट एट द सेम टाइम। So everybody contributes. हाँ, contributes. Chicken नहीं, chicken। अच्छा, शोएब, PSL के इस मरहले तक पहुँचते हमें वैसे कई मुस्तकबिल के पाकिस्तानी स्टार्स भी नजर आ गए हैं। हम इनिशियली भी बात कर रहे थे। अब बॉलिंग का टैलेंट ज़्यादा नजर आया आपको या फिर किसी बैट्समैन ने भी आपको इम्प्रेस किया है इस टूर्नामेंट में? देखिए, मुझे दानिश अजीज़ ने बहुत मुतासर किया, मुझे शाहनवाज दानी ने बहुत मुतासर किया, इफ्तिखार ने बहुत अच्छा खेला, आसिफ अली ने बहुत अच्छा खेला। ये लोग जब अपने सही स्पॉट पे आते हैं, सही स्पेस मिलती है इनको, तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। इफ्तिखार, आसिफ, ये कट फॉर रोल T20 का प्लेयर है। बट दानिश अजीज़ की इनिंग्स देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारा बच्चा एक बड़ा तगड़ी क्रिकेट खेल रहा है। एट द सेम टाइम शाहनवाज धानी लुक्स टू वेरी अमेजिंग टैलेंट और लड़काना के हैं मेरे ख्याल में। और मुझे खुशी होती है कि जब दादू, लड़काना, ये साउथ पंजाब से, बियाड़ी से, सक्कर से लोग जब आते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं चाहता हूँ कि लड़के आगे आएँ और खेलें। और शाहनवाज दानी के लिए माई हार्ट गोज आउट फॉर हिम बिकॉज जिस तरह वो तगड़ी बॉलिंग कर रहा है, वो ही शुड स्टे फिट और कीप ऑन ट्रेनिंग हार्ड शाहनवाज एंड मेक श्योर यू डू अमेजिंग जॉब फॉर पाकिस्तान। और इस किस्म का अमेजिंग टैलेंट जब आपके पास है जिसको फ़ौरन मैच में डालते हैं और उसको इनहांस करते हैं और उसको सैवी बनाते हैं, क्रिकेट सैवी बनाते हैं।
चलें, थैंक यू। शुएब अख्तर हमारे साथ मौजूद है। अगली दफ़ा वैसे ज़रा आप अपने बाइसेप्स के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में भी बताइए कि क्या है ये माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त डोले होने के पीछे राज? क्योंकि आपका भी आखिरी जवाब हम सुन नहीं रहे थे, हम देख रहे थे, आप बड़ी मुश्किलों से हमारी इस खिड़की में फिट आ रहे थे। माशाल्लाह आपको होना चाहिए टीम में, तो बॉडी शॉडी तो आपने ज़बरदस्त बनाई हुई है। बॉडी का क्या ताल्लुक है टीम से? वैसे ही मतलब इन्होंने टाइम जबरदस्त किस्म का पीक देख ली है, बट यस फिटनेस लेवल जो है वो जबरदस्त है। फादर्स डे भी था, आपको पता है कल, और तस्वीर भी लगाई है। इट वाज वेरी हार्ट वार्मिंग एंड ओवरवेलमिंग टू सी अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, और पर्टिकुलरली वो लोग जब अपनी यादें ताज़ा कर रहे थे जिनके वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो आपको ज़्यादा एहसास होता है कि जनाब जब तक आपके पास ये नेमत है, अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को लंबी ज़िंदगी दे और उनकी खिदमत का कोई भी मौका आप हाथ से ना जाने दें। आमीन आमीन। अच्छा, एक खबर के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि आपको पता है कि इस साल दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 8 को सर करने वाले कोपैमा अली सतपारा मौसम सरमा में K2 सर करने की कोशिश के दौरान लापता हो गए थे। बाद में अली सतपारा की मौत की तस्दीक की गई। अमरीकी कोपैमा कॉलिन ओब्रेडी ने माउंट एवरेस्ट सर करके पाकिस्तानी झंडा लहराते हुए अली सतपारा और उनके साथियों को खराज अकीदत पेश किया, विच इज़ सो इंडियरिंग। ये साथ हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद कॉलिन ओब्रेडी ने अपने उन दोस्तों के लिए झंडे लहराए जो K2 पर चढ़ने के दौरान जान से चले गए। और अली सतपारा तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ और भी उनके साथी थे जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से था, और लिटरली ही इज़ क्राइंग, ये रो रहे हैं क्योंकि इनको मतलब आई गेस हम लोग यहाँ बैठे अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि ये क्या कोशिश होती है और क्या ये एफर्ट है। और जब आप आई थिंक ये शॉर्ट दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर करके उसके ऊपर पहुंच जाना, फिर उन तमाम साथी, जाहिर है आपको पता है ये जो माउंटेनियर्स होते हैं ये मोस्टली एक दूसरे को जानते हैं, इन्होंने कभी ना कभी किसी न किसी एक्सपीडिशन में शिरकत की होती है एक दूसरे के साथ। अब्दुल्ला, बात ये है कि आप अपनी अचीवमेंट को साइड पर रख के अभी आप अपने दोस्तों को याद कर रहे हैं, उनके मुल्कों के झंडे आप लेके गए हुए हैं, मतलब कितना हार्ट फेल्ट है। अभी इनको पहुंचने से पहले ये तो नहीं पता होगा ना कि मैं भी पहुंच जाऊंगा, लेकिन ही इज प्रिपेयर्ड कि मैं जब पहुंच जाऊंगा तो मैं अपने दोस्तों का नाम लूंगा। और आपको पता है किसी भी कदम पे जो माउंटेनियर्स होते हैं इनको नहीं पता होता कि ये आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये वाकई जान झोंकों में डालने वाला काम है। और कल फादर्स डे था तो साजिद सतपारा की ट्वीट भी मैंने देखी, तो उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए, तो अपने वालिद साहब की तस्वीर साथ लगाते हुए कहा कि दुनिया के लिए तो आप हीरो थे, हीरो हैं, लेकिन मेरे लिए तो आप दुनिया थे। तो बड़ा ही हार्ट फेल्ट वर्ड्स मुझे ये महसूस हुआ। हाँ, यू आर वेरी राइट। कल ऐसी बहुत सी चीज़ें देखने को मिली और ख़ास तौर पे उन लोगों ने भी तस्वीरें लगाई हुई थी एक्चुअली अपने पेरेंट्स की, अपनी मदर्स की, ख़ास तौर पे जिनकी माओ ने एज ए सिंगल पेरेंट अपने बच्चों को पाला है। मतलब उनकी बहुत बड़ी तादाद है पूरी दुनिया में भी और हमारे मुल्क में भी। तो लोगों ने बहुत खराजत तहसीन अपनी माओ को भी पेश किया फादर्स डे पे, जिनके फादर्स नहीं हैं, और उनकी माओ ने भी बाप बन के उनको उनका ख्याल रखा। So love to all the fathers and all those mothers जिन्होंने माँ और बाप दोनों का किरदार अदा किया। अभी हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़े हम लोग बढ़ जाते हैं। और एक मामला जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो मदरसे में बदफेली वाला मामला है और मुलजिम बिलाखिर गिरफ्तार हुआ है। और उसके बाद एक मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो सोशल मीडिया पे ही देख रहा था जिसमें कुछ अफराद बैठे हुए उस एक्ट को सॉर्ट ऑफ जस्टिफाई कर रहे थे और दिल कर रहा था कि कौन सी दीवार मिले जिससे जाके अपना सर टकराए कर रहे थे कि वाकई लग रहा था कि ये जो साहब हैं ये नशे में, ये नहीं है नशे में, बस वो कहते नहीं है किसी नशे के इन्फ्लुएंस जिसने नहीं मानना उससे नहीं मानना, तो लिहाजा ना मानो, हो तो रहा है सब कुछ। खैर लाहौर से फरार हो गए थे ना, आपको पता है? बिल्कुल जी, लाहौर से मतलब जो इंसान अपनी वजाहत दे चुका हो ऑनलाइन और कह चुका हो कि ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उन्होंने एक फजूल किस्म की एक्सप्लेनेशन दी थी, उसके बाद भाग भी जाए, भाई भाग क्यों रहे हो फिर अगर कुछ नहीं किया। बट एनीवे जी, ये भाग गए थे और इनको पकड़ भी लिया गया। इनका नाम है मुफ्ती अजीज़, जिनके नाम से बिल्कुल मुफ्ती निकाल देना चाहिए। बिल आखिर मियाँ वाली से गिरफ्तार कर लिया गया है तालिब इल्म ज़्यादती केस में मफरूर। इनके तीनों बेटों
दोनों को भी मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार किया जा चुका है और वीडियो मंजर आम पर आने के बाद इनको ओहदे से, सोचें ज़रा, मतलब इतनी के पकड़ के पुलिस में दो नहीं जी, ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया है और पार्टी रुकनीत भी मुअत्तल हो गई है। अवाम समेत मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए IG पंजाब इनाम गनी ने मामले को टेस्ट केस करार दिया है। मुलजिम को कानूनी तकाज़ों के मुताबिक अदालत से सज़ा दिलवाने का भी ऐलान किया, लेकिन किसी के दबाव में आए बगैर शफाफ तहकीकात और केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना पंजाब पुलिस के लिए बड़ा इम्तिहान साबित हो सकता है। हम ये हमारे इर्द गिर्द जो ज़मीनी हक़ाइक़ है ना, उनको मद्देनज़र रखते हुए बात कर रहे हैं। आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए भी केस को मिसाल बनाना ज़रूरी है और पूरे सिस्टम को ओवरऑल करने की ज़रूरत है। इसी पे बात करते हैं जी। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर शारिक जमील साहब हमारे साथ हैं। शारिक जमील साहब, पहले तो मुख्तसरन ये बता दें कि ये केस पुलिस तक कैसे पहुंचा, मुद्दई कौन बना है और फिर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई, ज़रा कुछ डिटेल्स दीजिए। जी बहुत शुक्रिया। आपके इल्म में है कि ये केस एक नाज़ेबा और गैर अखलाकी वीडियो वायरल होने के सबब हम तक पहुंचा। उसके बाद इस केस के मुद्दई जो तालिब इल्म हैं उस मदरसे के, जहां ये मुल्ज़िम जो है वो एक उस्ताद की हैसियत से तैनात था, वो जो मुद्दई हैं वो फिर हमारे पास आए और उन्होंने ये FIR दर्ज करवाई और यूँ इस केस की तफ्तीश का आगाज़ हुआ। बेसिकली इसमें 4 मुल्ज़िमान हैं। जब ये पर्चा दर्ज हो गया तो जो इसका बुनियादी मुल्ज़िम है वो लाहौर छोड़कर भाग गया वहाँ से। हमने फिर मुख्तलिफ जो हमारे पास तरीके होते हैं लोगों की वेयर अबाउट्स मालूम करने के, उस हवाले से हमने अपनी तहकीकात शुरू की और मियाँ वाली से इसको हमने एक गिरफ़्तार किया कल रात को। अच्छा ये बताइएगा शारिक साहब, अब आपका असल इम्तिहान है। अब मुल्ज़िम हिरासत में आ गया है, पुलिस का काम ख़त्म नहीं हुआ है, एक्चुअली अब तो ज़्यादा बढ़ गया। IG साहब खुद कहते हैं कि हमारे लिए एक टेस्ट केस होगा। इस नौइयत के केसेस में हम देखते हैं कि वीडियोज़ भी मौजूद होती हैं, फॉरेंसिक सबूत मिल जाते हैं, तब भी जुर्म साबित करना आसान नहीं होता क्योंकि ज़ाहिर है पुराने वाक़यात हैं तो इसमें मेडिको लीगल तो अब नहीं हो सकेगा। किस तरह के चैलेंजेस हैं जो आप प्रॉबेबली फेस करेंगे तफ्तीश में? जी IG साहब ने बिल्कुल ये फरमाया है और हमें डायरेक्ट किया है इस सिलसिले में कि ये टेस्ट केस है। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी मौजूद है जो उन शवाहिद को फिर एनालाइज करती है और उनकी रिपोर्ट्स आती हैं। हम इसको बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज से इंशाल्लाह करेंगे और काम उस पर शुरू भी हो गया है, जबकि जो उसका मुल्ज़िम है वो गिरफ़्तार है। हमारा काम बुनियादी यही है कि उन शवाहिद को इकट्ठा करें, उसको सफ़ाए मिसल पर लाएं और इस क्वालिटी की इन्वेस्टिगेशन जो है वो करें और केस को अदालत के सामने पेश करें कि मुल्ज़िम को जो मैक्सिमम सज़ा है वो दिलवाई जा सके। अच्छा शारिक साहब, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कह सकते हैं कि बहुत ही हसास मामला है। इस सिलसिले में यकीनन पुलिस पर मुख्तलिफ तरफ से दबाव भी पड़ सकता है। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट। तो पुलिस हर दबाव के बावजूद अपना काम शफाफ अंदाज में जारी रखे और जल्द अज जल्द तफ्तीश मुकम्मल करे, ये कैसे यकीनी बनाएंगे? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो यही सोच रहे हैं कि ये मुश्किल है होना, तो ये किस तरह आप लोगों ने सोचा करेंगे? जी आपने दुरुस्त फरमाया, ये मामला जो है इंतहाई हसास मामला है और उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि जो माशरती रद्द-ए-अमल देखने में आया इस वाक़े के सामने आने के बाद वो बड़ा शदीद और गम गुस्से वाला था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान इस मुकदमे यानी पर्चा होने के बाद से वो IG पंजाब इनाम गनी साहब के साथ राब्ते में रहे। उन्होंने अपनी कंसर्न भी शो की और हमें हिदायत भी मिलती रहीं। अब जहाँ तक दबाव की बात है, ज़ाहिर है कुछ सोशल अवामिल ऐसे ज़रूर हैं जिसमें दबाव जो हैं वो पुलिस पर और दीगर जो हमारे महकमे हैं उन पर पड़ते हैं, लेकिन मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि हम ऐसे किसी दबाव को इंशाअल्लाह खातिर में नहीं लाएंगे। हमने कानून और जो ज़ाब्ता है उसके मुताबिक अपना काम करना है।
केस की शफाफ तफ्तीश करनी है और इतनी बेहतर तफ्तीश करनी है कि अदालत जो है वो इस मुलजिम को सज़ा दे। चलें, होपफुली गुड लक फॉर दैट। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर शारिक जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत एतराज़ है और इसके बारे में मैं ज़रूर थोड़ा सा कहना चाहती हूँ कि आपको पता है कि यही मुलजिम अजीज़ जो है ना, इसको मुफ्ती अजीज़ नहीं कहना, मुलजिम अजीज़ जो है ये वही बंदा है, ये वही शख्स है जो कि सबा कमर की एक वीडियो जो थी, आपको पता है कि वो थोड़ी सी एक शूटिंग हो रही थी जिसमें वो कोई डांस भी नहीं कर रही थी, जिसमें थोड़ा सा वो घूमी थी, तो इन्होंने पूरा एक फतवा जारी कर दिया था, दे हैड टू अपोलोजाइज। कुछ महीने पहले की बात है। तो ही इज़ द सेम वन। और अब देखें कि ये क्या हो रहा है। टेबल टेनिस जैसी टेबल है, फुटबॉल इसमें इस्तेमाल हो रही है। एग्जैक्टली इसकी क्या साइंस है, आई एम श्योर बहुत से लोगों को मुझ समेत नहीं पता इस बारे में, सो वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट इट टुगेदर। आई नो ऑल अबाउट इट। इट इज फुटबॉल ऑन अ टेबल। Didn't you see कि वो एग्जैक्टली बस ये तो हमें भी देख के पता लग गया है इतना तो। अच्छा, लेकिन इसकी मज़ीद तफसील हम आपको बताएंगे ज़रूर। लेकिन एक ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है जिस पे हम बात करना चाहते हैं। खातून टीचर को हरासा करने वाले प्रोफेसर को 8 साल कैद और 10 लाख जुर्माने की सज़ा सुना दी गई है। और कराची के प्रोफेसर का केस ऑनलाइन हरासानी के कई पहलू सामने ले आया है। 2016 में दायर केस का हतमी फैसला 5 साल बाद, दिस इज़ बाय द वे समथिंग दैट वी हैव टू पॉइंट आउट हियर, 5 साल बाद यानी 2021 में सुनाया गया है। साफ नजर आ रहा है कि केस की कार्रवाई सुस्त रवि का शिकार है। ऑनलाइन हरासानी के वाकयात में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। मुल्ज़िमान के खिलाफ शिकायत की हौसला अफजाई के लिए कार्रवाई में तेजी लाना बहुत ज़रूरी है। इंसाफ की फराहमी में तात्तुल से शवाहिद को हुसूल मुश्किल और मुद्दई को डराने धमकाने की राह आसान हो जाती है। ऐसे वाक़यात के खिलाफ कवानीन मज़ीद वाज़े और FIA का किरदार मज़ीद बेहतर बनाने की सख्त ज़रूरत है। इसी पर बात करेंगे। इस केस में मुतासरा खातून की वकील माहिर कानून सारा मलकानी हमारे साथ मौजूद हैं। बेसिकली यहाँ पर यह तो बताया गया कि जनाब बिल आखिर सज़ा हो गई, लेकिन इस सज़ा होने के पीछे जितना टायरिंग और TDS प्रोसेस था, इसमें उस खातून को किस सतह पर दोबारा से हरासानी का सामना करना पड़ा, उसको नौकरी से भी मुबैना तौर पर हाथ धोना पड़ा, वो बहुत खौफनाक पहलू है इस सारे केस का। सारा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और सारा, क्या हम सही कह रहे हैं और सही समझ रहे हैं कि जिस केस को 5 साल लग गए टू कम टू पॉजिटिव कंक्लूजन, उसमें बहुत से चैलेंजेस आए होंगे? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस केस में जैसे आपने कहा कि इतना लंबा अरसा तो लगा, लेकिन अगर जो इस केस में जो कंप्लेनेंट थी जिनको हरास किया गया था, अगर उनकी जिद्दोजहद की वजह से, उनकी सब्र की वजह से, उनके परसिवियरेंस की वजह से ये केस यहाँ तक भी नहीं पहुँचता, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही इंटेंसिटी से इसको परस्यू किया है। उनको मदद की कई सोशल एक्टिविस्ट ने, एक ग्रुप है NGO बोलो भी, उन्होंने उनकी बहुत मदद की। और जो उनके जो वकील हैं, मैं भी एक वकील थी, मैंने उनको रिप्रेजेंट किया था, और भी वकील थे, हमने भी उनको एक प्रो बोनो बेसिस पे रिप्रेजेंट किया था। तो आप ये सोचें कि एक पूरी ग्रुप वॉलंटियर्स की और कंप्लेनेंट के साथ सबकी जिद्दोजहद मिलाकर हमने ये नतीजा हासिल किया है। सारा, आप बता रही हैं कि क्या क्या उनकी टीम थी, लॉयर्स थे, और बड़ी उन्होंने अब तक, जब तक उनका खुद अपना इतना पैशन और इंटरेस्ट ना होता अपना नाम क्लियर करने में, तो ये काम शायद यहाँ तक ना पहुँचता। तो क्या इतनी तगड़ी टीम अपोजिंग प्रोफेसर की भी थी कि आप लोगों को इतना, या फिर एक औरत की इस बात को क्या कोई मानता नहीं है? मतलब व्हाई डिड यू हैव टू हैव सच अ स्ट्रॉन्ग टीम to prove your point? बिल्कुल, इसके कई वजूहात थे, लेकिन सबसे बड़ी इसमें ये वजह थी कि अनफॉर्चुनेटली जो प्रोसिक्यूशन है, जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसकी जिम्मेदारी थी इसकी प्रोसिक्यूशन करने की, उन्होंने इस केस को ना तो स्विफ्टली परस्यू किया, और बल्कि उसमें उन्होंने कई ऑब्स्टिकल्स और भी लगाए। और प्राइमरीली उसमें ये था कि जो एविडेंस था, जो सबूत था, वो बीच में टाइम पे वो पेश नहीं किया। एक टाइम आया जिस पर उन्होंने कहा कि ये जो एविडेंस है वो गुम गया है, और इसकी वजह से ट्रायल आगे ही नहीं बढ़ रहा था। कई महीने गुजरे के ट्रायल आगे ही नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन थी, वो जो उनकी एविडेंस फाइल है वो सामने पेश नहीं। अब ये तो मजे का केस है कि एविडेंस गुम गया है, तो इसमें क्या मुल्जिम का इन्फ्लुएंस था, या फिर लिटरली इस एजेंसी की जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है इनकी नाअहली थी?
क्योंकि इस इशू पे सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, इंक्वायरी नहीं हुई है, हालांकि हमने डिमांड किया कि हो। इसकी वजह से हम ये वजह नहीं जानते कि उसको इसकी क्यों हुआ। चलिए वजह तो नहीं आई। अच्छा सारा, हम आपसे वाकई ये जानना चाहते हैं, लेकिन मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि इसमें हमें एविडेंस सिर्फ इसलिए बरामद हुआ क्योंकि फिर हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा, हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल करनी पड़ी, इसलिए कि अगर एविडेंस मौजूद है तो फिर उसको प्रोड्यूस किया जाए। अगर एविडेंस गुम हुआ है तो या तो किसी तरह से कुछ जो अगर रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है वो रिकंस्ट्रक्ट हो, या फिर इंक्वायरी हो कि उसको क्या हुआ। उस पिटिशन के बाद जाकर प्रोसिक्यूशन ने केस आगे बढ़ाया। जो फाइल थी जो वो कह रहे थे कि उनको नहीं मिल रही, वो फिर उन्होंने प्रोड्यूस की। मतलब वो एविडेंस के लिए भी हाई कोर्ट जाना पड़ा। सारा ये आई एम श्योर आप लोग तो यू गाइस वेंट थ्रू इट। हैरानगी की बात है जो चीज गुम गई हो वो सडनली हायर कोर्ट कहे तो निकल भी आती है सामने। बट सारा आपकी सारी बात से एक बात पूछनी है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं सारा कि आपके पास तो इन खातून के पास तो एनजीओ भी साथ आ गई, आप भी थीं और भी बड़े नामवर लोग इनकी टीम में शामिल थे। एक नॉर्मल खातून जिसको हरासानी का सामना करना पड़ता है उसके पास ये रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो क्या इसको एक टेस्ट केस के तौर पर लिया जा सकता है कि जनाब इतना सब कुछ होगा और उसमें भी उस खातून को जगह जगह तकलीफ का और हरासमेंट का दोबारा से सामना करना पड़ेगा और प्रॉब्ली उसको कोई नौकरी भी नहीं देगा? हम इससे क्या सीखें? तो फिर तो अगर ये इतना मुश्किल प्रोसेस है तो कोई एक और खातून जो घर में बैठी हुई किसी के हाथों इंटरनेट पे ब्लैकमेल हो रही है उसके लिए तो कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है शायद। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि अगर हम जैसे अगर मेरे पास कोई केसेस आते हैं इस तरह के, जब औरतें ये कहती हैं तो मुझको उनको यही कहना पड़ता है कि क्या आप अपने ज़िंदगी के अगले 5 साल इस केस को अपना सबसे अहम फोकस बना सकती हैं? क्या आप ये अफोर्ड कर सकती हैं? क्या आप अपनी नौकरी को, शायद आपकी नौकरी खो जाए, शायद आपकी फैमिली पे असर पड़े, शायद आपको मुआशरे में, क्या आप ये सब सह सकती हैं? अगर आपको लगता है कि आप ये सह सकती हैं तो हम साथ आगे बढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपको भी पता है कि ज़्यादातर औरतें ये नहीं कर सकती और शायद उनको करना भी नहीं चाहिए और वो सामने नहीं आती। तो अनफॉर्चुनेटली इस कन्विक्शन के बावजूद हमें ये याद रखना चाहिए कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा पूरा एक जस्टिस का जो निज़ाम है, वो अनफॉर्चुनेटली अभी भी जो विक्टिम्स हैं उनके हवाले से सेंसिटिव नहीं है। अच्छा सारा, आपकी सारी इस बात से FIA जिसको हम अब ये समझते हैं जी FIA बड़ा फाल हो गया है, स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और अगर ख़वातीन को ख़ासतौर पे कुछ साइबर क्राइम्स का कोई इशू हो, साइबर इंटिमिडेशन हो, हरासमेंट हो तो आप धड़ल्ले से जी FIA के पास जाएं, लेकिन आपकी बात से लग रहा है कि वहाँ भी बड़ी रिलक्टेंस है मानने को। मतलब अगर एक इतने केस को 5 साल लग जाए प्रूव करने में, ये जो केस हमारे सामने है, तो विच मीन्स कि वहाँ भी वो लोग बैठे हुए हैं हु रियली नीड टू चेंज देयर माइंडसेट कि ये शायद इतना इंपॉर्टेंट केस नहीं बन रहा। मतलब उनको अगर अपना काम करने के लिए हायर कोर्ट से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, दे आर कंप्लेसेंट, दे आर नॉट गोइंग टू डू इट। और कितने केसेस पेंडिंग है एक्चुअली, इसी से जाहिर हो जाता है। अगर एक इतना ब्लैक एंड व्हाइट केस था, इसमें इतना टाइम लग गया। इसके बारे में सारा क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बिल्कुल आपने कहा कि ये दुरुस्त है। जहाँ ये साइबर क्राइम के हवाले से जिसको FIA को जिम्मेदारी दी गई है उनकी अप्रोच यही होती है, और कुछ केसेस होते हैं जिसमें वाकई वो FIR फाइल करने में और केस को इनिशिएट करने में तो वो तेज़ी करते हैं, लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन का स्टेज आता है, प्रोसिक्यूशन का स्टेज आता है, तो उसमें बहुत सारी वीकनेसेस फिर शामिल आ जाती हैं, या तो कभी इनकॉम्पिटेंस की वजह से या कुछ कभी कभार मैलिफाइडे भी होता है। लेकिन ये सिर्फ ऑब्वियसली हमें पता है कि सिर्फ FIA का ये इशू नहीं है। हमारी जितनी भी प्रोसिक्यूशन एजेंसीज हैं, या तो हम पुलिस को कह दें या टू बी ऑनेस्ट अगर हम NAB को भी कह दें, तो यही मसला आता है कि केसेस इनिशिएट तो हो जाते हैं कभी कभी, नॉट ऑल द टाइम, केसेस कभी इनिशिएट भी हो जाते हैं, लेकिन जब उनमें इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का टाइम आ जाता है तब उसमें बहुत सारी वीकनेसेस होती हैं, और जो कन्विक्शन लाने तक तो हमारे सिस्टम में वर्चुअली
इम्पॉसिबल होता है। अच्छा सारा, जब फाइनल जजमेंट पास होती है, वी आर जस्ट क्यूरियस, क्योंकि हम तो लेमैन ही समझे, बिकॉज वी हैव नॉट गॉन थ्रू दैट एंड हाफ द कंट्री वाचिंग अस एज वेल। तो जब जजमेंट पास होगी तो उस वक्त कोई ऐसी बातें भी होती हैं कि कुछ ताकीद की जाती है कि अपने प्रोसेसेस आप ज़रा तेज़ किया करें? फॉर इंस्टेंस FIA को कह दिया हो कि इतना लंबा लटकना चाहिए नहीं था, और वही बात होगी कि कितने केसेस पेंडिंग है, फिर तो सारी बैकड्रॉप में ही चले गए। एक में तो सजा हो गई। इफ यू हैव अ नंबर प्लीज कैन यू प्लीज टेल अस के वाकई कितने केसेस में इस तरह सजाएं हुई हैं? रिमांड भी किया जाता है कि प्लीज अपना काम आप सही तरह करें। जो रिटन जजमेंट होती है उसमें तो हम देखते हैं कि कई दफा मोस्ट ऑफ द टाइम सही से रेप्रिमांड नहीं किया जाता। इस जजमेंट में भी इस बात का जिक्र नहीं हुआ था इस एनालिसिस का कि एविडेंस को प्रेजेंट करने में क्यों इतनी डिले हुई, लेकिन अदालतों में हम देखते हैं नॉट रिटन बट ऑफ द रिकॉर्ड ऑब्वियसली जब काफ़ी डिलेज होते हैं, जब प्रोसिक्यूशन मौजूद ही नहीं होता, तो जज वाकई में करती है रेप्रिमांड प्रोसिक्यूशन की एजेंसी को। लेकिन कन्वर्सली हम ये भी देखें कि कई दफ़ा नॉट नेसेसरीली इन दिस केस, लेकिन कई दफ़ा जो हमारे जो जजेस हैं, जो हमारे कोर्ट है, वो भी एडजर्नमेंट्स दे रहे होते हैं केसेस में। कई दफ़ा जो डिफेंडेंट के जो वकील होते हैं वो भी बार बार एडजर्नमेंट्स मांग रहे होते हैं। तो डिलेज प्रोसिक्यूशन की वजह से होते हैं, डिलेज जुडिशरी की वजह से भी होते हैं। तो फिर इस दफा जब हम देखते हैं कि जब सिस्टम ऑलमोस्ट हर जगह से इस तरह खराब हुआ है, तो फिर जुडिशरी भी प्रोसिक्यूशन को अगर रेप्रिमांड करे तो ऑब्वियसली बात तो फिर यही उठती है कि सिर्फ प्रोसिक्यूशन की वजह से तो डिलेज नहीं होते, जुडिशरी की वजह से भी डिलेज होते हैं, वकीलों की वजह से भी डिलेज होते हैं। वकील भी कहते हैं कि अगर हम एडजर्नमेंट मांगे तो हमें मिलनी चाहिए। हमारा सिस्टम ऐसा है कि अगर वकील बार बार डिले करे तो उसको भी रेप्रिमांड नहीं होता। तो एक चीज नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ये हमारा जो सिस्टम है वो भी इन किस्म के डिलेस को टॉलरेट करता है और परपेचुएट करता है। सो लूप होल्स बहुत ज़्यादा हैं जिनको मे बी एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ टाइम इसको कभी ठीक किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपको, आपका सारा मलकानी हमारे साथ मौजूद थी। शुक्रिया। FIA रियली नीड्स टू पिक अप देयर गेम। मतलब अगर इतने ओपन एंड शट केसेस जहाँ खुद ही बेचारा जो विक्टिम है वो ही ला के सब कुछ प्रूफ आपको दे रहा है और आप संभाल भी नहीं सकते, तो आपका काम क्या है वैसे तो? और आई एम ओनली सेइंग दिस बिकॉज ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि हमने सुना हो कि FIA डिड नॉट वर्क प्रॉपर्ली। क्रेडिट लेने में बहुत जल्दी होते हैं लेकिन काम आपका बहुत सुस्त है। देखिए इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो आपको पता है हर जगह ही होती है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, और जहाँ ये वाली बात बड़ी डिस्टर्बिंग है कि 5 साल और फिर इतना TDS प्रोसेस। एक आम खातून को आप सोचें जिसके साथ बहुत ही बुरा कर रहा है, कोई भी शख्स ब्लैकमेल कर रहा है, उसकी तस्वीरें मॉफ कर रहा है, किसी गांव में बैठी हुई है, किसी कस्बे में बैठी हुई है, वो इस सब से गुजर सकती है? वो नहीं गुजरेगी कभी भी। सो यू नीड टू मेक इट ईजी फॉर अफेक्टीज। जो लोग मुतासरीन हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। बिल्कुल, लिहाजा जो काम कर रहे हैं प्लीज़ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर आंसरेबल। आपको इस ओहदे पे किसी वजह से बिठाया हुआ है तो हेल्प आउट द पीपल एज बेस्ट एज। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और एक चैंपियन की बात करेंगे। वी आर गोना टॉक अबाउट अ ताइक्वांडो चैंपियन। उसमें क्या हो रहा है अभी हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं। पाकिस्तानी एथलीट्स जनाब खेल के दीगर मुकाबलों की तरह मार्शल आर्ट्स का मैदान भी फतह कर रहे हैं। लेबनान में होने वाले 24वें एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में हारून खान तरीन ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट बन गए हैं। कंग्रेचुलेशंस हारून। और क्वेटा से ताल्लुक रखने वाला हारून खान तरीन मार्शल आर्ट्स के कई आलमी मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं। नौजवान मार्शल आर्ट्स हारून खान आज हैं जियो पाकिस्तान के मेहमान। सो लेट्स मीट हिम। और एक्चुअली ये बैरूत से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कहाँ से? बैरूत से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हारून, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत मुबारक हो आपकी अचीवमेंट में। अच्छा, लेटली हमारे पास जो एथलीट्स और जो चैंपियंस आ रहे हैं वो बलूचिस्तान को ही बिलोंग करते हैं, तो ये किस तरह शौक ताइक्वांडो का आपके अंदर आया और थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताइए। स्कूल में थे तो वहाँ पे ताइक्वांडो स्टार्ट किया था, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्कूल से बड़े क्लब पे गए। क्लब में ताइक्वांडो स्टार्ट किया था, उस पर क्लब लेवल टूर्नामेंट खेले थे, फिर ऑल बलूचिस्तान खेला था, फिर नेशनल की तरफ आ गए थे। फर्स्ट नेशनल मेरा जूनियर नेशनल था 2014 में, वो खेला था। फिर सीनियर नेशनल खेला 2015 में। तो इसी तरह नेशनल खेलते खेलते यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं।
अच्छा, अब हारून ये बताइएगा कि एशियन ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में आप पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने में कामयाब रहे हैं, कितना बड़ा एजाज़ समझते हैं इसको, और ज़रा वो नौजवान जो आपके जैसा बनना चाहते हैं उनको भी कोई गाइड कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी इवेंट्स खेल चुका हूँ, काफ़ी इंटरनेशनल इवेंट्स खेल चुका हूँ, उसमें माशाल्लाह मैंने मेडल भी हासिल किए, लेकिन ये सबसे बड़ा इवेंट था एशियन चैम्पियनशिप, जो पाकिस्तान में कभी भी इससे पहले मेडल नहीं आया एशियन चैम्पियनशिप में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है, अल्लाह ने मुझे मेडल से नवाजा गया और पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह आगे भी मेहनत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हारून खान तरीन फॉर जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम बेरूत। और हमें बड़ी वी रियलाइज़ के ओलंपिक खेलना डेफिनेटली आपका ख्वाब है, और जितना आप चल पड़े हैं ना, हमें ऐसा शक है कि आपका इंशाल्लाह ख्वाब ये पूरा ज़रूर होगा। अब ज़रा कुछ हम खबरों पे भी आ जाए। जनाब, ऑपोजिशन जो है ना वो एपीसी बुलाना चाह रही है और इलेक्शन कवानीन से मुताल्लिक पीडीएम को क्या हुआ है, अब ये तो हम पूछ लेते हैं। यही तो सारी बात है। पीडीएम को नजर लग चुकी है। आपको बताएं कि इंतखाबी इस्लाहात पर इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद ऑपोजिशन ने भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया। कायदे इस पे इख्तिलाफ, शहबाज शरीफ की एपीसी बुलाने की तजवीज़ की बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान ने भी हिमायत कर दी। ऑपोजिशन जो है उससे ताल्लुक़ रखने वाली तमाम सियासी जमातों को एपीसी में मदऊ किया जाएगा। ऑपोजिशन का इल्ज़ाम है हुकूमत इलेक्शन इस्लाहात के नाम पर अगले इंतखाबात चुराने का मंसूबा बना रही है, जिसे हर सूरत रोका जाएगा। जनाब, हुकूमत ऑपोजिशन की एपीसी को पार्लियामान कमज़ोर बनाने की साजिश करार दे रही है और ये मसला पार्लियामेंट में हल होना है, तो जाहिर है अगर हो जाए तो बात भी पार्लियामेंट में ही हो जाती, लेकिन हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान बदएतमादी की फ़ज़ा इतनी गहरी हो क्या गई है ही कि कोई किसी पर यकीन करने को तैयारी नहीं है। पीडीएम प्लेटफॉर्म के होते हुए ऑपोजिशन का अलहदा एपीसी बुलाना खुद एक सवालिया निशान है। ऐसी पे बात करते हैं, अब ऑपोजिशन का मौक़िफ़ लेते हैं कि क्या सोचा है। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, इलेक्शन से मुताल्लिक कवानीन पास हो रहे हैं पार्लियामेंट से, अब इस पर आगे जो भी फैसला करना है वो पार्लियामेंट को ही करना है, लेकिन आप लोग एपीसी बुला लेते हैं और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है और तनकीद ये है कि जनाब पार्लियामेंट की एहतराम और इज़्ज़त इसके सारे दावे करते हैं, लेकिन अब ऐवान पे कोई एतमाद नहीं है, जिसका मज़हर ये है कि आप लोग अलहदा से एपीसी बुला रहे हैं पार्लियामान से बाहर। देखिए, बदकिस्मती यह है कि इस हुकूमत ने पार्लियामेंट को बिल्कुल बेवकूफ़ कर दिया है और ये पार्लियामेंट से या तो ऑर्डिनेंस के जरिए बाईपास करके लेजिस्लेशन करते हैं। पिछले 3 सालों में 50 से ज़्यादा ऑर्डिनेंसेस जारी किए गए हैं, और अगर ये पार्लियामेंट में आते हैं तो वहाँ पर अददी अक्सरियत की बिना पे कवायद और ज़वाबित को सस्पेंड करके लेजिस्लेशन को बुलडोज करते हैं। आर्टिकल 62-63 है, उसके अंदर जो अहलियत और नाअहलियत की शिकें हैं उसको भी हुकूमत ने अपने एक मंजूर नजर वजीर फैसल वाडा को एनआरओ देने के लिए तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान के आइन को किसी एक बंदे को रिलीफ देने के लिए, एनआरओ देने के लिए तब्दील किया जाए, तो इस किस्म की बहुत वाजे इसमें खिलाफ वर्जियां हैं, इसमें बहुत ज्यादा बेकायदगियां हैं, जिनकी बिना पे हम मजबूर हो गए कि तमाम अपोजिशन पार्टीज को बुलाएं और एक कौमी लाहेअमल बनाएं, चूंकि हुकूमत पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ा कर रही है और इंतखाबी कवानीन में यकतरफा तौर पे तब्दीली कर रही है। चूंकि यकतरफा तब्दीली का मतलब यह है कि हुकूमत अपने पसंद के कवानीन बना के इलेक्शन को चुराना चाहती है। इंतखाबी कवानीन को अगर कौमी इत्तफाक के राय के बगैर मंजूर किया जाएगा तो हमने आइंदा इंतखाबात को उनके होने से पहले ही मुतनाज़ा बना दिया है। तो ये हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई बहरान मुल्क के अंदर पैदा हो। चलिए ठीक है, लेकिन एहसन इकबाल साहब, अपोजिशन जमातें एपीसी कर लें या कुछ भी, कौमी असम्बली से तो ये कानून पास होने से रुकवा नहीं सकते, इतने नंबर्स ही नहीं है आपके पास। तो फिर आपके मतलब बुनियादी मकसद क्या है? सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात रिकॉर्ड पर लाना, इसलिए हम सारे मुशावरत कर रहे हैं, वरना तो इसका कोई फ़ायदा होना नहीं है। देखिए, हुकूमत ने जो गैर आईनी लेजिस्लेशन की है, हम कोशिश करेंगे कि सेनेट में इसको रुकवा सकें, क्योंकि सेनेट में हमारे पास रेजर थिन मेजॉरिटी है। लेकिन अगर किसी तरह हुकूमत हटदर्मी पे कायम रही
और उसने जॉइंट सेशन के जरिए इस लेजिस्लेशन को पुश करने की कोशिश की, तो फिर हमारे पास ये इख्तियार है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस लेजिस्लेशन को चैलेंज करें। और माजी में इसकी मिसालें मौजूद है कि वो लेजिस्लेशन जो आइन के साथ उससे टकराती है और उससे कॉन्फ्लिक्ट करती है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। और अभी आपने हाल ही में देखा कि सेनेट के इंतखाबात में ओपन की जगह सीक्रेट बैलेट के मसले पर भी हुकूमत ने जो रेफरेंस भेजा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यही कहा था कि जो आईनी तरमीम का तरीका है उसे इख्तियार किया जाए। अगर ये हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात में इलेक्शन कमीशन जो कि उसका बुनियादी स्टेक होल्डर है, उसकी मुशावरत के बगैर ही कानून साजी कर रही है, तो फिर ये किस किस्म की कानून साजी है? ये नहायत ही गैर संजीदा कानून साजी है और ये एक धांधली का नुस्खा है जो हुकूमत नाफिज करना चाहती है बुलडोज करके। तो इसलिए हमारा फर्ज है कि हम इसका हर तरह से रास्ता रोकें। अच्छा एहसन साहब, आपने कहा जी आप अपना कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे, अगर वाकई हुकूमत ने इसे पास कराने की ठानी जो थ्रू अ जॉइंट सेशन, तो आप इसे सुप्रीम कोर्ट में फिर चैलेंज करेंगे। लेकिन अब इस एपीसी से मुतालिक पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं। इससे पहले हम आपस में भी डिस्कस कर रहे थे कि वो पीडीएम थी, उसका क्या बना है? क्या शहबाज शरीफ साहब ने पीडीएम को लपेट कर एक नया इत्तेहाद बनाने की ठानी है, या अब इस एपीसी के बाद पीडीएम में दोबारा से जान डालने की कोशिश की जाएगी? सिंस पीपल्स पार्टी इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एपीसी, कुछ इस बारे में हमें इंसाइट दे सकते हैं आप? पीडीएम का इत्तेहाद मौजूद है और बहुत मजबूत है और 4 जुलाई से वो अपनी राब्ता अवाम मुहिम शुरू कर रहा है। लेकिन एपीसी का मकसद ये है कि जो जमातें पीडीएम से बाहर हैं उनको भी हम इकट्ठा करें और पूरी ऑपोजिशन की ताकत को मुजमे करके हुकूमत के गैर आईनी हथकंडों का रास्ता रोका जाए। लिहाजा एपीसी बुलाने का कतन ये मकसद नहीं है, ना उससे किसी भी तरह पीडीएम की कमजोरी पे कोई दलील है। पीडीएम एक सियासी इत्तेहाद है जिसमें 8 जमातें बहुत यकसू हैं, उनमें बहुत हम आंगी है और वो अब अपनी राब्ता अवाम मुहिम के जरिए एक हुकूमत के खिलाफ अवामी तहरीक भी बर्पा करने के लिए आगाज कर रही है अपनी कोशिशों का। थैंक यू। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कहते हैं पीडीएम मौजूद है और बड़ा मजबूत भी है। इन द मीन टाइम हम मुल्ज़िम अजीज की बात कर ही रहे थे, तो जनाब अपडेट्स हैं हमारे पास। तालिब इल्म ज़्यादती केस में गिरफ्तार मुल्ज़िम अजीज़ुर रहमान को आज अदालत पेश किए जाने का इम्कान है। और आपको पता है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई जाती है, जब गिरफ्तारी होती है तो इनिशियल जो तफ्तीश हुई है उसमें इस मुल्ज़िम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। और उसने क्या क्या बताया है अब ये सुनते जाइए। उसने कहा ये वीडियो मेरी ही है जो साबिर शाह ने छुपकर बनाई और तालिब इल्म साबिर को पास करने का झांसा देकर, यानी उसे ये झांसा दिया था कि मैं तुम्हें फेल कर दूंगा, exactly जो लड़का कह रहा था पास करने का झांसा देकर हाविस का निशाना बनाया। और वीडियो वायरल होने के बाद खौफ और परेशानी का शिकार हो गया था। बेटों ने साबिर शाह को धमकाया और उसे किसी से बात करने से रोका। साबिर शाह ने मना करने के बावजूद वीडियो वायरल कर दी। मदरसा छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए फिर बाद में वजाहती बयान जारी किया और मदरसे के मुंतज़मीन और मोहतमिम वीडियो के बाद मदरसा छोड़ने का ऑलरेडी कह चुके थे, इसलिए वो सारा कुछ किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पहले टाउनशिप गया लाहौर में, फिर शेखुपुरा आया, फिर फैसलाबाद में शागिर्दों के पास ठहरता रहा बाय द वे। और मेरी और बेटों की फ़ोन के ज़रिए लोकेशन ट्रेस होती रही और अल्टीमेटली फिर मियांवाली में छुपा हुआ था कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बड़ा ही मेरा दिल चाह रहा है कि इस वक्त सारे वो लोग हमें बताएं जो कह रहे थे कि देखें पता चल रहा है कि ये तो इसने कोई नशा दिया हुआ है, इसको बोल दिया ना उसने खुद ही कि क्या किया है। अहमद फराज हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। अब अहमद क्या मजीद डिटेल्स हैं, क्योंकि काफ़ी मुश्किलों से इनको, ये तो फरार हो गए थे, बड़ी मुश्किलों से इनको पकड़ा भी गया है और फिर ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये बातें सामने आई हैं। बिल्कुल हुमा, इसको बड़ी मुश्किल से ही पकड़ा गया क्योंकि ये जब मुकदमा दर्ज हुआ था तो ये अपनी एक तो बहुत चालाक था, ये अपनी लोकेशन जो थे वो बिल्कुल सामने नहीं आ रही थी उनकी और मुख्तलिफ मकामात पर पड़ा था। और इसको आज जो है मुल्जिम को इसको बेटों समेत अदालत में आज पेश भी किया जाना है। और जिस तरह भी आप बता रहे थे कि इसने जो यहाँ पर इंकशाफात किए हैं वो बड़ी ही सनसनीखेज इंकशाफात है और ख़ास तौर पर पुलिस ज़राए के मुताबिक जो इसने तफ्तीश में दौरान तफ्तीश जो इसने एतराफ़ किया है उसमें उसने ये कहा है कि उसने बच्चे को, तालिब इल्म को ज्यादती का निशाना बनाया था और उसमें तफ्तीश में उसने इतराफ़ जुर्म किया है। और खास तौर पर उसने ये कहा है कि वीडियो जो थी वो साबिर शाह ने छुपकर बनाई थी और वीडियो उसी की है। और वो जो बयान दिया था कि मैंने नशा किया हुआ है, ऐसा सिर्फ डरने के लिए मैं किया था और इसलिए कहा था ताकि लोग जो है ये कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो मुझ तक ना पहुंच सके। और इसने
ये भी बताया कि तालिब इल्म साबिर को उसने पास करने का झांसा देकर कई दफा अपनी हवस का निशाना बनाया और वीडियो वायरल होने के बाद वो खौफ और परेशानी का शिकार भी हो गया था। उसने ये भी बताया कि उसके बेटे जो थे इल्ताफुर रहमान, उन्होंने साबिर शाह को धमकाया था और उसको ये कहा था कि तू वो फौरी तौर पे शहर छोड़कर चला जाए, और फिर वो सवार चला गया था और जिसके बाद वो जो स्कूल में आ गए थे कि अब वो वापस नहीं आएगा। लेकिन जब वीडियो वायरल हुई तो कानून नाफिज करने वाले दलों ने मुकदमा दर्ज कर लिया और उसको गिरफ्तार कर लिया। उसने ये भी बताया है तफ्तीश में कि वो मदरसा नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन वीडियो बयान सिर्फ इसलिए जारी किया था कि उसको जो है मुंतजिमीन, मदरसे के मुंतजिमीन और जो मुहतमम है वो इदारे से ना निकालें। और लेकिन काफी शहरों में के बाद जब बताइएगा पेश कहाँ किया जाना है इसको, किस शहर की अदालत में, और दफात वगैरह कुछ बता सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं हमें दोबारा से कि कौन कौन सी दफात हैं? जी बिल्कुल। तो ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है ये 377 यानी कि 377 और 506 जो है दफात के तहत दर्ज किया गया। ये जो मुकदमा दर्ज किया गया ये तो साबिर शाह की मुद्दई में ही दर्ज किया गया है। 377 का जो चार्ज है वो उसकी हद तक सिर्फ मुफ्ती अजीजुर रहमान को चार्ज किया गया, जबकि 506 क्योंकि उन्होंने उसके बेटों ने उस साबिर शाह को धमकियां लगाई थी, इसलिए उन पर 506 का दफा लगाया गया। अच्छा अहमद, जल्दी से मुझे बताएं, मेडिको लीगल तो जाहिर हो नहीं सकता या हो सकता है क्योंकि टाइम बहुत गुजर गया है, उसके अलावा जब ये वीडियो सबूत है, इस वीडियो सबूत की कितनी अहमियत है? देखिए ये जो दायमी शहादत होती 3 किस्म की थी। ये जो दायमी शहादत होती है ना, बाज़ दफ़ा ये मुल्ज़िमान को अदालतें जो हैं वो मुल्ज़िमान को जो है वो सजा दे भी देती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा मुल्ज़िमान जो है वो बच भी जाते हैं। इन सबसे अहम एविडेंस 376 में जो सबसे अहम एविडेंस होता है ना वो मेडिकल होता है, क्योंकि अगर 3 माह पहले उस लड़के का निशाना बनाया गया तो आप उसका अगर मेडिकल कराएंगे भी तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें दोनों का अगर DNA भी कराया जाएगा तो वो कोई सैंपल आएंगे, कोई रिपोर्ट आएगी। लेकिन इसमें पुलिस को बहुत ज्यादा जो है वो सही केस बनाना पड़ेगा और प्रोसिक्यूशन को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसमें मेडिकल एविडेंस ना हुआ तो उनको दायमी शहादत यानी कि जो वीडियो सबूत है उसके जरिए मुल्जिम को सजा करनी पड़ेगी। इसी पे हम शारिक साहब से बात भी कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका अहमद फराज हमारे साथ पहुंचे थे। देखिए मेडिकल लीगल तो का कोई फायदा नहीं होगा, सो पर्टिकुलरली ये जो फॉरेंसिक एविडेंसेस होते हैं ना, ये फॉरेंसिक और ये जो वीडियो सबूत अब आते हैं, ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, इसको सबसे ज़्यादा अहमियत मिलनी चाहिए 100%। और खैर अब तो उन्होंने अपनी इनिशियल तफ्तीश में खुद ही एडमिट कर लिया कि सब क्या हुआ था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन शुड कॉन्सेंट्रेट के और कितने बच्चे हैं या और कितने लड़के हैं जो इसी तरह इनके हाथों फंसे हैं और इसी तरह मोलेस्ट हुए, क्योंकि क्लियरली दिस कैन नॉट बी द फर्स्ट टाइम। मतलब उनकी उम्र देखें, बेटे उनके जिनको मैं तो इसी बात पे परेशान हूँ कि बेटों को पता है कि क्या हो रहा है, बेटे उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये पूरा एक गिरोह टाइप लग रहा है। ये लगता नहीं है कि ये वन ऑफ इंसिडेंट है। दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड एब्सोल्युटली। अच्छा अब्दुल्ला ने बड़ी ही कोई अजीबोगरीब बात की है। अब ऑब्वियसली आम इतने खाए जा रहे हैं कि वो शक्ल पे नजर भी आ रहे हैं कि कोई हेडलाइट मैंने कहा आपकी स्किन अच्छी हो गई, मेरे तो आम निकल रहे हैं। मेरे आम निकले आम निकल रहे हैं। सो ये इसका हल बताइए। सुना ये है कि वो जो कच्ची लस्सी होती है अगर वो खाएं तो मुंह पे दाने नहीं बनते आम खाने के बाद। वैसे पीते हैं वही ना, आम खाते लस्सी पीते हैं। ओके तो भाई इसमें कितनी सदाकत है, आप आज जियो पाकिस्तान टीवी पे हमें लिख के बताइएगा। फिलहाल हम जरा करियर काउंसलर और एजुकेशनल सईद आबदी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा आबदी साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आबदी साहब 1.5 साल से कोरोना की वजह से बच्चों का आपको पता है कि तालीमी सिलसिला बुरी तरह मुतासर हुआ है और अब तदरीसी अमल कुछ हद तक बहाल हो गया है, होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन बच्चे और उनके वालिदैन किस तरह अब आगे बढ़ें ये हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये इतना लल आ गया बीच में कोई ऑलमोस्ट 1.5 साल का कि हर किसी को थोड़ी सी मुश्किल हो रही है टू कैच अप। जी अस्सलाम वालेकुम, और बड़ा अहम सवाल है आपका। देखें ये जो बच्चे जिनकी हम बात कर रहे हैं, नौजवान बच्चे, स्कूल के बच्चे हैं, इनके लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। इनको हम खाली जो है वो एक टीचर की मदद से नहीं पढ़ा सकते। इन्हीं बच्चों के लिए एक क्लासरूम इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आप देखेंगे तमाम स्कूल जो हैं वो अपने क्लासरूम्स को बच्चों के हिसाब से इन्वायरमेंट को डिज़ाइन करते हैं। तो जो एम्बियंस है, बच्चों की जो पीयर टू पीयर इंटरेक्शन है, जो एक एंटरटेनमेंट का माहौल पैदा किया जाता है बच्चों को प्रोएक्टिवली टीच करने का क्लासरूम में, वो ऑनलाइन नहीं हो सकता,
ठीक है, एक दूसरे को देखते हुए, टीचर को सामने देखते हुए जो चीज़ लर्न की जाती है या वो चीज़ एब्जॉर्ब की जाती है बच्चों के लिए स्पेशली, और फिर उनके सोशो साइको जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये बड़ा ज़रूरी है कि क्लासरूम के अंदर इस किस्म के छोटे बच्चे पढ़ें। लेकिन आपने उन्हें ऑनलाइन डाल दिया, ठीक है, आईपैड है, ये है वो, लेकिन अब इसके लिए आपको एक गैप फिल इन करना पड़ेगा ताकि जब बच्चे वापस आएँ तो उनको फिर उसी हिसाब से ट्रीट किया जाए। इस तरह से उनकी लर्निंग यकीनन मुतासर हुई होगी और वो इफ़ेक्ट्स और या वो आपको उनकी जो क्वालिटी है नहीं मिल पाएगी बच्चों की। थैंक यू आबिद साहब, यू आर वेरी राइट कि एक इन्वायरमेंट, ज़ाहिर है सिर्फ बच्चा किताबें तो नहीं पढ़ रहा होता, वो टीचर से बहुत कुछ सीख रहा होता है, वो उस माहौल से सीख रहा होता है, वो इर्द गिर्द अपने बच्चों के दूसरे बच्चों के साथ रहकर सोशल नॉर्म सीख रहा होता है। 50% एजुकेशन तो यही होती है, गेटिंग अलॉन्ग विद यू नो एवरीबडी एल्स एंड देन लर्निंग। लेकिन मुझे ऐसा शक है अब्दुल्ला कि 1.5 साल का ये ऑन ऑफ स्कूल का सीन जो होता रहा है, बच्चों को भी बड़ी अच्छी तरह फवाइद ऑफ स्कूल गोइंग टू स्कूल के पता चल गए होंगे। अभी हम आपको टाइम हमारे पास कम है, लेकिन ज़रूर ये बात करना चाहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अगर आज हमारे दरमियान होती तो अपनी 68वीं सालगिरह मना रही होती, तो हैप्पी बर्थडे टू बीबी, और उनके तमाम चाहने वाले, उनके तमाम जयाले, उनको पसंद करने वाले सब आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। सिलसिले में मुख्तलिफ तकरीबात का भी अहतमाम किया गया है एंड आज उनको ट्रिब्यूट भी दिया जाएगा। एंड कैन आई ऑल्सो रिमाइंड यू राइट व्हेन वी आर लीविंग कि आज 21 जून है, टुडे इज ऑल्सो सपोज्ड टू बी द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। तो गर्मी अगर आपको लग रही है तो फिर ज़रा दिन लंबा है। और योगा का भी आलमी दिन है, सो इफ़ यू आर डूइंग योगा देन गुड फॉर यू एंड हमें भी करना चाहिए। गुड फॉर यू, हमें भी करना चाहिए। हम तो नहीं करने वाले। We're going to see you tomorrow, inshallah. Have a great day.